नमस्कार, दिन के 2 बज रहे हैं। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खतरे में है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप के बाद से सियासत गर्मा गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। ट्वीट कर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने देशमुख का इस्तीफा मांगा है और ये लिखा है कि देशमुख को बर्खास्त किया जाए। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम और उनका ट्वीट जो है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सीधे सीधे देशमुख की बर्खास्तगी की मांग रखी गई है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से और ये कहा है कि परमवीर की चिट्ठी की जांच की जाए। तो आपको बता दें, उद्धव की सरकार महाराष्ट्र में खतरे में साफ तौर से नजर आ रही है, क्योंकि जो परमवीर ने आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन आरोप है और उसको लेकर अब जांच की बात की जा रही है। कई सारी बैठकों का दौर भी चलता गया। उधर शरद पवार ने बैठक बुलाई थी और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासत को लेकर जो उठापटक हुई है उसमें कुछ देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, जांच की मांग की है और इस खुलासे के बाद, जो खुलासा परमवीर ने किया है, उस खुलासे के बाद सियासत गरमाई हुई है। पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, उन्होंने खुलासा किया है, सीधा सीधा देशमुख पर सवाल उठाए हैं और खतरे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से परमवीर सिंह ने एक के बाद एक मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर जांच की बात की जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, महाराष्ट्र की सरकार साफ तौर से खतरे में नजर आ रही है। एक से बढ़कर एक आरोप लगाए हैं परमवीर सिंह ने। ये जी आरोप गंभीर है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को खतरा है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन जो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं मुंबई के परमवीर, उन्होंने अपने ऑफिशियल मेल आईडी से मुख्यमंत्री को अगर चिट्ठी लिखी है और वो भी अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ, तो ये गंभीर विषय है, ये गंभीर मुद्दा है। आरोप पहले भी लगते आए हैं, आरोप लगने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है। हमारा देश और हमारे देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये परसेप्शन पे चलता है, एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट पे चलता है। तो इस तरह की चिट्ठी लिखना, ऊपर से होम मिनिस्टर जो वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं और उनका ये कहना कि मैं मानहानि का केस करूंगा, तो ये बात कुछ जम नहीं रही है। गृह मंत्री के खिलाफ उसी डिपार्टमेंट का पुलिस अधिकारी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है और 100 करोड़ रुपया पर मंथ उगाही की बात करता है, गंभीर बात है। इसलिए शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे जी को और कांग्रेस पार्टी को, सबको ये सोचना चाहिए कि सरकार की साख खराब ना हो, जांच बैठानी चाहिए। और मैंने ये मांग की है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, ये सबसे बड़ी बात है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं अनिल देशमुख पर, उसके बाद भी अब तक कोई जांच की बात सामने नहीं आ रही है। इस्तीफे की मांग कई और जगह से भी रखी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं अगर शरद पवार की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, उद्धव ठाकरे की बात की जाए, तो सबकी सियासत डगमगाई हुई नजर आ रही है। हाँ, देखिए, सियासत डगमगाए ये एक अलग पहलू है, लेकिन सरकार की साफ से लगनी ये एक अलग विषय है। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी कैबिनेट के या उनकी पार्टी के द्वारा कराई जाने वाली सरकार के गृह मंत्री पर घूसखोरी का, उगाही का आरोप लगे। और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया, ये आरोप मुंबई पुलिस में बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने लगाया। तो ये सवाल गंभीर है। इसलिए मैंने ये कहा है कि गृह मंत्री को अपनी सरकार की और अपने नेताओं की साख दांत पे नहीं लगानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद जांच बैठानी चाहिए। जांच में जब दूध का दूध, पानी का पानी, तो दोबारा फिर मंत्री स्वीकार कर देना चाहिए। ये मैंने मांगा। नहीं आचार्य जी, इसमें पार्टी का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है। कितनी कश्मकश के बाद हमने देखा था किस तरह महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों के गठबंधन के बाद सरकार बनी है, तो इसमें पार्टियां क्यों नहीं एक्टिव नजर आ रही हैं? क्यों नहीं उससे अनिल देशमुख से इस्तीफा ले लिया जा रहा है और फिर जांच बैठाई जा रही है? और जब तक जांच हो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्लीन चिट मिलेगी, वो वापस आ सकते हैं अपने पद पर। देखिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी और
कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना तीनों सम्मिलित हुई, तीनों पार्टियां आपकी समान जिम्मेदारी है जनता के प्रति। कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं अनिल देशमुख जी का, वो एनसीपी के नेता हैं, लेकिन जहां तक सरकार में शामिल है तो तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, नहीं की है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक स्वतंत्र स्वच्छ लोकतंत्र के लिए किसी भी होम मिनिस्टर, राज्य के किसी भी गृह मंत्री के ऊपर उन्हीं के डिपार्टमेंट द्वारा अगर इतना गंभीर आरोप लगाया जाता है तो ये ठीक नहीं है। ये जनता में इसका जो मैसेज है वो बहुत खराब जाता है। तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जांच करानी चाहिए। परमजीत का जो चिट्ठी है ये क्या है? आचार्य जी, सवाल तो गृह मंत्री के साथ साथ सरकार पर भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा संगीन आरोप गृह मंत्री पर लगा है और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठकें हो रही है, मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन कार्रवाई क्या है वो तो नहीं नजर आ रही है हमें। ये तो तीनों पार्टियों की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, सवाल है कि मंत्रियों पर, पार्टी के नेताओं पर, भाजपा की भी देश में सरकार चल रही है, उनके कई नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे, कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई जो होती है वो सोच समझ के की जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि अनिल देशमुख जी का इस्तीफा होगा। चलिए, तो यहाँ पर बड़ी बात कहते हुए नजर आए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा, लेकिन समझने और सोचने की बात यह भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ था, जिस तरह से आपको याद होगा वो सुबह जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद दूसरे दिन उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा था और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सरकार बनने का जो दावा है वो पेश किया था, लेकिन उसके बाद एक इस तरह के कई मामले इस तरह सामने आए हैं जिसको देखकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर सरकार के सामने इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही है। गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगना, वो भी परमवीर सिंह की तरफ से, ये काफी कुछ दर्शा रहा है। मीटिंग का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम का साफ तौर पर यह कहना है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए और कई और पार्टी भी इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन अगर किसी राज्य का गृह मंत्री पर इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं तो सरकार उस पर क्या कदम उठा रही है, ये सोचने और समझने की बात है। कब देशमुख को बर्खास्त किया जाएगा, ये सवाल भी कई पार्टियों की तरफ से उठाया गया है और खतरे में कहीं ना कहीं इस स्टेप से, परमवीर सिंह के इस स्टेप से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो साफ तौर से खतरे में नजर आ रही है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टी का जो एक महाविकास की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, उसके बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लेकर सियासी हलचल साफ तौर से देखने को मिली है। और अब परमवीर सिंह का इतना संगीन आरोप लगा देना देशमुख पर, राज्य के गृह मंत्री पर, ये कई सारे सवाल महाराष्ट्र की सरकार पर भी खड़ा करता है। पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, जिनके खुलासे के बाद पूरी महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गरमाई हुई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि मेला और प्रदर्शनी का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। किसान सम्मेलन को सीएम योगी ने संबोधित भी किया है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है सीएम योगी। कृषि मेले के आयोजन के लिए कृषि विभाग को धन्यवाद भी किया गया है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सीएम योगी, हर क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि मेला में किसान सम्मेलन में इन कई बातों का जिक्र किया है और कहा है कि अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो पूरा देश खुश रहेगा। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया। कृषि सिंचाई योजना की लंबित पड़ी योजना को पूरा किया गया है। किसानों के जीवन में अब परिवर्तन आ रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गोरखपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के हित में कई सारी बातें की हैं और ये भी गिनाया कि आखिर सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के प्रति। उनकी आय किस तरह दोगुनी की जाए, उनकी आय किस तरह बढ़ाई जाए, इसको लेकर सरकार, किसान कल्याण को लेकर सरकार सोचती रहती है और उस पर एक्शन भी करती रहती है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत
एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी वो पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। अगर हम कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। ये किसान और खेती के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ये मुनाफा ही किसान की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार आज यही आप सबसे अपेक्षा रखती है और इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं। चित्रकूट से अहम खबर आ रही है, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। चित्रकूट शराब कांड में एसपी अंकित मित्तल का एक्शन हुआ है। राजापुर थाना में तैनात दारोगा ब्रजेश पांडे को सस्पेंड किया गया है। ब्रजेश पांडे ने अवैध शराब का कारोबार पर शराब पीने से अब तक आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रजेश पांडे के हल्के में ही अवैध शराब का पूरा कारोबार चल रहा था और इस खबर को बेहद प्रमुखता से हमने दिखाया था। दारोगा ब्रजेश पांडे को सस्पेंड किया गया है। चित्रकूट से अहम खबर, इस खबर को हम बार बार दिखा रहे थे। शराब कांड में एसपी अंकित मित्तल का एक्शन सामने नजर आया है। राजापुर थाना में तैनात था दारोगा ब्रजेश पांडे, जिसको अब सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, शराब पीने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और हमने कई सवाल उठाए थे कि आखिर इस पर रोकथाम कब देखने को मिलेगी। शराब कांड में एसपी का एक्शन, दारोगा ब्रजेश पांडे को सस्पेंड किया गया है। चित्रकूट शराब कांड में एसपी अंकित मित्तल ने ये बड़ा एक्शन लिया है, दारोगा ब्रजेश पांडे को सस्पेंड किया है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। इस खबर को प्रमुखता से हमने चलाया था और बार बार दिखाया था कि नकली शराब से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बुलंदशहर में हरियाणा पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। चोरी के वाहनों को ठिकाना लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। डीजल पंप की आड़ में चोरी के वाहन काटने का धंधा चल रहा था। छापेमारी के बाद डीजल पंप का मालिक फरार हो गया
मौके से भारी तादाद में कटे वाहनों के पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान बायोडीजल पंप का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, छापेमारी की गई है और उसके बाद से बायोडीजल पंप का मालिक जो है वो फरार बताया जा रहा है। मौके से भारी तादाद में कटे हुए व्हीकल्स के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान बायोडीजल पंप का यह मामला है, जहां पर बुलंदशहर में हरियाणा पुलिस की छापेमारी हुई है। जो वाहन चोरी किए जाते थे उनको ठिकाना लगाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। वाहन काटने का पूरा धंधा चल रहा था और वो स्पेयर पार्ट्स लेकर उसको बेचने से पैसे कमाने तक का पूरा मामला सामने आया है। वहीं सिद्धार्थनगर में आदर्श गौशाला की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिम्मेदारों ने गौशाला में मरने के लिए गौवंश छोड़ रखे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि क्या है गौवंशों की दयनीय स्थिति। मौत के बाद खुले आम गड्ढे में फेंक दिए जाते हैं गौवंश। मृत गौवंशों पर मिट्टी तक नहीं डाली जाती है। इस पूरे मामले में एसडीएम ने गौशाला की बदहाली को नकारा है और कहा है कि मैंने कुछ दिन पहले ही गौशाला का निरीक्षण किया था। सियाव नानकर गांव में गौशाला की बदहाली देखने को मिली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आदर्श गौशाला में गौवंशों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? कहां जाती है गौवंशों के लिए जो धनराशि जारी की जाती है, उस पर कौन देखता है, कौन उसे मॉनिटर करता है? कई सारी धनराशि जारी की जाती है, वो पैसे कहां चले जाते हैं, क्यों बदहाली हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आदर्श गौशाला। और दूसरी तरफ ये है आदर्श गौशाला की तस्वीरें। बहुत बड़ी बदहाली देखने को मिल रही है। सियाव नानकर गांव में ये पूरी घटना हुई है। एसडीएम ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले ही गौशाला का निरीक्षण किया था, लेकिन अगर निरीक्षण किया होता तो ये सारी बातें सामने आई होती। सवाल एसडीएम पर, प्रशासन पर कई सारे खड़े होते हैं। इस पूरे मामले को एसडीएम ने नकारा है। सवाल कि आखिर क्यों गौशाला गौवंशों पर मिट्टी नहीं डाली जाती है, क्यों खुलेआम गड्ढों में इस तरह गौवंश को फेंक दिया जाता है। ये तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सही तरीके से आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो झकझोर कर रख देंगे आपको, इसीलिए उसको ब्लर भी किया गया है। लेकिन जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन इसकी जवाबदेही देगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। नहीं, कोई लापरवाही नहीं है। अभी मैं लगभग 10 दिन पहले मैं गया भी था, मैंने निरीक्षण भी किया था और हमारे साथ डॉक्टर भी गए थे। जो गाय बीमार थे उनका इलाज भी हुआ है। अगर ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में मैं उसको तुरंत दिखाता हूँ, फिर डॉक्टर भेज के उनका इलाज करवाता हूँ। कोई लापरवाही नहीं हो रही है। सर ग्रामीण वहाँ के बता रहे हैं कि कई दिन से गाय पड़ी है, ना तो डॉक्टर आ रहा, फिर मर जाएंगे गाय, उनके जिम्मेदार कौन है? मैं दिखवाता हूँ इसको, संज्ञान में आपने डाला, मैं अभी तत्काल दिखवाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जिले के सगवारा गांव में वाल्मीकि नदी पर 8 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने जा रहे वाल्मीकि नदी के पुल का यूपी सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे की योगी सरकार की 4 सालों की उपलब्धियों को गिनाया गया। सम्मेलन में मंत्री उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल रहे हैं। आजादी के बाद से बनी सरकारों ने जितना विकास नहीं किया, उतना विकास योगी सरकार ने 4 सालों में करके दिखाया है। प्रदेश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के साथ साथ पुलों का भी निर्माण कराया गया है। सरकार ने आवागमन को सुगम बनाने का भी काम किया है। अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को के 4 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रदेश के अंदर तमाम कामों के अतिरिक्त जो निर्माण कार्य हुए हैं, उसमें आज सगवारा का वाल्मीकि नदी पर पुल का भी आज भूमि पूजन हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम तीनों लोगों ने मिलकर के किया है। इस सेतु के निर्माण के बाद एक ये तीसरा रास्ता खुल जाएगा जो सीधे सरधुआ इत्यादि वहाँ न जाना पड़ेगा आदमी को। राजापुर सीधे सरधुआ के पास, महुआ गाँव के पास से रास्ता निकलेगा और कुछ समय बाद ये बहुत मेन रोड हो जाएगा क्योंकि इसको और भी चौड़ीकरण करा दिया जाएगा और क्रॉस करेगा सीधा ये प्रसिद्धपुर पहाड़ी के पास से सीधा आपको जो है वहाँ पहुँचा देगा सरधुआ। तो एक बहुत अच्छा सुगम मार्ग होगा। विश्वास के, प्रगति और विकास के, ये हमारी सरकार की उपलब्धियां 4 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की। कल से हमारा 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का और इस कार्यकाल में हमारे चित्रकूट बांदा जनपद में, पूरे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में जो भी ऐतिहासिक काम हुए हैं, मैं समझता हूँ 70 सालों में नहीं हुए थे।
यहाँ से बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे 5 घंटे में दिल्ली पहुँचाने का, यहाँ पर डिफेंस का कॉरिडोर, यहाँ पर घर घर पानी की टोटी से जल, यहाँ पर प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ने का काम, यहाँ पर उज्ज्वला से घर घर में गरीबों को गैस के चूल्हा सिलेंडर मुफ्त में देने का काम, आवास, राशन, पेंशन और डिजिटल जो हमारा अंगूठा लगा करके अब गरीबों के पेट में जो डकैती डालते थे लोग गांव में, वो राशन की दुकानों पर डकैती बंद हो गई। अब अंगूठा लगा करके उनको सीधे पूरे देश में कहीं भी हमारा गरीब सूरत, पंजाब, दिल्ली में काम करने जाएगा तो वहाँ से भी राशन निकाल सकेगा। उधर आगरा में एसटीएफ की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। प्रिया हॉस्पिटल के मालिक के घर एसटीएफ का छापा हुआ। छापेमारी में घर से मिली पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन। टीम ने एक महिला सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। 2016 में भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में छापा मारा था। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा था। एतमा उदौला थाना क्षेत्र का ये मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो 2016 में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छापा मारा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से आ रही है। प्रिया अस्पताल का एक पूरा मामला है। एसटीएफ की टीम की बड़ी कार्रवाई आगरा में देखने को मिली है। भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। प्रिया हॉस्पिटल के मालिक पर, उनके घर पर एसटीएफ का छापा हुआ। छापेमारी में घर में एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी मिली है और इस पूरी टीम में एक महिला सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 2016 में भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में छापा मारा था। काफ़ी समय से एसटीएफ आगरा को सूचना मिल रही थी कि यहाँ कुछ ऐसे तत्व एक्टिव हैं जो कि अंतर्राज्यीय मतलब राजस्थान से भी काम करने यहाँ आ गए और ऐसे गैंग की सूचना मिल रही थी। इस पर थोड़ा सा नाकेबंदी की गई और आज इसमें कार्रवाई की। उधर कानपुर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। दोस्तों ने मौत के घाट उतारा। फिरौती के लिए युवक की फरसे से काटकर हत्या की गई है। हत्या कर शव को रिंद नदी में फेंक दिया गया। परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कानपुर से अहम खबर आ रही है, जहां हत्या कर शव को नदी के किनारे फेंक दिया गया। दोस्त ने ही अपने दोस्त को किस तरह मौत के घाट उतारा, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोनों हत्यारों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों से 10 लाख की फिरौती लेने की पूरी जो साजिश है वो रची जा रही थी, तो दोस्तों ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। कल रात में थाना बर्रा पे सूचना प्राप्त हुई, जो विनय प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति है, उसके परिजनों ने यहाँ पे आके एक प्रार्थना पत्र दिया कि वो 7:30 बजे घर से गया था और अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। इसी के क्रम में जो पुलिस के द्वारा उसमें फर्दर आगे इंक्वायरी की गई तो ये पता लगा कि वो 2 दोस्त इसके शैलेश नाथ और अर्श गुप्ता, इनके पास वो गया था। इन दोनों ने उस अपने घर पे इसको कमरे पे बुलाया, उसके साथ इन्होंने बैठ के शराब पी और उसके बाद वहाँ पे जो फरसा रखा हुआ था उससे उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद इसकी जो डेड बॉडी थी उसको कंबल में लपेट के और बिधनू थाना क्षेत्र में एक जो हाईवे है उसमें आइसोलेटेड जगह पे ये बाइक पे रख के लेके गए और वहाँ पे इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।